प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल, अक्षारक एवं लवण। आज हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में आ जाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं। लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है इसके अंदर, जो पीतल और तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक अथवा विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रहते बच्चों, इसलिए इनको नहीं रखना चाहिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः बच्चों कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके लिए अभिक्रिया आप देख सकते हैं, जैसे ये अक्षार की अभिक्रिया दिखाई गई है। यहाँ पर हम अम्ल की भी अभिक्रिया ले सकते हैं, Zn+2HCl। तो आप ये अभिक्रिया ले सकते हैं, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ZnCl2+H2 गैस निकलती है इसमें भी। तो अक्षार के साथ भी H2 गैस निकलती है और अम्ल के साथ भी निकलती है बच्चों। जांच कैसे करेंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती को प्रखनली के मुंह के पास ले जाने पर फटफटे अर्थात पॉप की ध्वनि सुनाई देगी, उत्पन्न होगी, जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है। कोई धातु ए तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। धातु के यौगिक बच्चों ए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl से अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम क्लोराइड, उन्होंने कहा कि एक यौगिक क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और CO2 गैस निकलती है, क्योंकि CO2 गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, प्लस वाटर बच्चों। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयनों में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित होते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसी यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते? देखिए बच्चों, इसमें हाइड्रोजन होती है, इसमें भी हाइड्रोजन होती है। इसी तरह अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होती है। ये दोनों अम्लीयता दिखाते हैं, लेकिन ये दोनों अम्लीयता नहीं दिखाते। ऐसा क्यों है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनता है, जिसके कारण ये अम्लीयता विलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिकों के विलयन में H+ आयन नहीं बनता है, जिसके कारण ये अम्लीयता का विलक्षण नहीं प्रदर्शित करते। हाइड्रोजन होने के बावजूद बच्चों अल्कोहल और ग्लूकोज H+ आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जल की नहीं होते हैं, अनुपस्थिति में नहीं होते बच्चों, और ये केवल जल की उपस्थिति में ही H+ आयन बनाता है। और इन्होंने कहा कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस,
तो यहाँ पर जल उपस्थित नहीं है, इसलिए H+ आयन उत्पन्न नहीं होंगे। सिर्फ जल की उपस्थिति में ही ये H+ आयन उत्पन्न करता है, इसलिए ये शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को नहीं बदल पाती है। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके विस्फोट भी कर सकता है और इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक अक्षार मिलाते हैं बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है बच्चों। आपके पास दो विलयन ए और बी हैं। विलयन ए के pH का मान 6 है और विलयन बी के pH का मान बच्चों 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन अम्लीय और कौन अक्षारकीय है। विलयन ए की pH 6 है और ये 7 से कम है बच्चों, और विलयन बी की pH जो 8 है वो 7 से ज़्यादा है। अब देखिए बच्चों, विलयन ए में H+ आयन की सांद्रता है, इसमें अधिक सांद्रता है। विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी अक्षारकीय है बच्चों। आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अथवा H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता चला जाता है। हमें पता है बच्चों, 7 से नीचे जो है ना वो अम्ल होते हैं जिसकी pH 7 से कम होती है, और जिसकी pH 7 होती है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक वाले अक्षारकीय होते हैं। क्या अक्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ, तो यह अक्षारकीय क्यों होते हैं? हाँ, इसके अंदर H+ आयन उपस्थित होते हैं अक्षारकीय विलयन में, लेकिन इनकी सांद्रता आयनों की सांद्रता से OH- आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए ये अक्षारकीय होते हैं, लेकिन इनकी सांद्रता बहुत कम होती है बच्चों। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूने अथवा कैल्शियम ऑक्साइड, बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूने या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। बच्चों, जब मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है तब वो इन यौगिकों का प्रयोग करेगा। कैल्शियम क्लोराइड, देखिए CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। इसका प्रचलित नाम क्या है बच्चों? विरंजक चूर्ण है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से क्रिया करके शुष्क बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण बनाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट अथवा धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। धावन सोडे का प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला बच्चों। इसको गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी। इसको गर्म कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम कार्बोनेट। इसमें से हाइड्रोजन निकल गई है और H2O+ CO2 गैस निकलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है बच्चों। और जल के 1.5 अणु के साथ 1/1/2 अणु के साथ ये अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके CaSO4 × 2H2O बनाता है।
ये बच्चों जिप्सम का फॉर्मूला है, तो जिप्सम बनाता है ये। अभ्यास के क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 10 होगा। लाल को नीला कौन करते हैं बच्चों? आक्सार के विलियन करते हैं, और आक्सार के विलियन की पीएच 7 से ज़्यादा होती है। कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में क्या है? तो इस विलियन में क्या है बच्चों? HCl है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी आएगा HCl। NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन को 10 से 20 कर दें, कितना कर दें? 10 से 20, तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? अगर ये 10 से 20 हो गया है, दुगना हो गया है, तो ये 8 से कितना हो जाएगा? दुगना 16 हो जाएगा। डी ऑप्शन आएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो निम्न में से कौन सी औषधि है? एंटासिड। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिअमल जिसको कहते हैं बच्चों, प्रतिअमल अथवा एंटासिड। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखें, उसके बाद इसे संतुलित करें। ये अभिक्रिया दी गई है। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2SO4, और जिंक के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 और प्लस H2 गैस निकलती है इसके अंदर। दूसरी अभिक्रिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक के साथ। तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो तन्नु मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है, और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस H2 गैस बनाएगा। तीसरा है बच्चों, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम चूर्ण के लिए 2Al लेते हैं, और ये H2SO4 ले लिया बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, प्लस H2 गैस निकलती है इसमें। तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौ रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। ये लोहे का चूर्ण है बच्चों, और HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो FeCl2 प्लस H2 गैस बनाता है। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कोरक पर 2 कीले लगा करके कोरक को 100 ml के बीकर पर रख दीजिए। अब कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और एक स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। बीकर में थोड़ा तन्नु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी अभिक्रिया को तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी दोहराइए। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये H+ आयन नहीं बनाते हैं। तो ये था बच्चों, इसमें चित्र भी आप बना सकते हैं, और चित्र आप लेसन में से ले सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया है ये। आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा जल करता है। आश्रित जल होता है शुद्ध जल को कहते हैं बच्चों, ये विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। आश्रित जल शुद्ध होता है, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है बच्चों इसके अंदर। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H+ आयन उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं,
और हाइड्रोजन आयन विद्युत के चालन में सहायता करते हैं बच्चों। 5 विलयन ABCDE का जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल अक्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल अक्षारीय है बच्चों। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। तो हम टेबल में इनको लगा लेते हैं। ABCDE 4, 1, 11, 9, 7। अब देखिए बच्चों, ये दुर्बल अम्लीय है। क्यों दुर्बल अम्लीय है? लगभग 1 से 3 तक जिसकी पीएच होती है वो प्रबल अम्लीय माने जाते हैं। और 4 से लेकर के 6 तक के जो अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्लीय माने जाते हैं। 6 से ऊपर फिर 7 आ जाता है, 7 उदासीन होता है। 7 से नीचे वाले भी दुर्बल अम्लीय होते हैं, पॉइंटों वाले 6.9 तक जो है वो दुर्बल अम्लीय होते हैं। बी देखिए, जिसकी पीएच 1 है ये प्रबल अम्लीय है, देख सकते हैं आप। 1 से 3 वाले जो होते हैं वो प्रबल अम्लीय होते हैं। फिर देखिए सी की 11 है, ये प्रबल अक्षार की है। 11 से 14 तक की पीएच जिसकी होती है वो प्रबल अक्षार की होता है। और 7.1 से लेकर के 10 तक के जो पीएच होती है वो दुर्बल अक्षारीय होते हैं। 7 देखिए, 7 डी की 7 ये उदासीन है। ई देखिए 9 है, ये दुर्बल अक्षार की है। देखिए इसके अंदर आता है, ये दुर्बल अक्षार की है। H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है पीएच का मान उसी प्रकार घटता चला जाता है। तो पीएच का मान आप इस तरह से, इनको पहले C आएगा फिर EDAB ऐसे इसको रख सकते हैं। प्रखनली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रखनली B में एसिटिक अम्ल डालिए। किस प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी? प्रखनली A में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बनने पर प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही के पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये अम्लीय हो जाता है। एक गवाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा अक्षार के क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? दूध या क्या करता है बच्चों? बेकिंग सोडा मिला देता है दूध को खराब होने से बचाने के लिए। ताजे दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा अक्षार के इसलिए बन जाता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय अक्षारीय बना रहे अथवा लंबे समय तक खराब ना हो, जिससे यह लंबे समय तक बना रहे अथवा खराब ना हो। इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिलाने से, बेकिंग सोडे को मिलाने से पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्लीय में बदल देता है, जिसके कारण ये दही बनता है। यानी इसको दही बनने में समय लगता है क्योंकि ये अक्षारीय हो जाता है बेकिंग सोडा मिलाने से, और फिर ये इसको अम्लीय बनने में थोड़ा समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए बच्चों? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण उसको इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है बच्चों। ये कठोर पदार्थ बनाती है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम जल में उपस्थित बर्तनों में रख देते हैं तो। आगे देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। यह अभिक्रिया जिसमें अक्षारक और अम्ल की अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और अक्षारक की अभिक्रिया होती है और जल और लवण का निर्माण होता है।
इस विक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस विक्रिया में अम्ल तथा क्षार के एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर या उदासीन बना देते हैं एक दूसरे को बच्चों। इसी वजह से इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, धोने के सोडा और बेकिंग सोडे के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने के सोडे के उपयोग देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग अथवा धोने के सोडे का प्रयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। बोरेक्स कांच बनाया जाता है। बोरेक्स कांच बहुत कठोर होता है बच्चों, ये जल्दी टूटता नहीं है और इसका निर्माण इसी से किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के तौर पर किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। इसी वजह से इसको धावन सोडा कहते हैं, क्योंकि दाहन यानी धोने के काम आता है ये। बेकिंग सोडा, इसके उपयोग देखिए, बेकिंग सोडे के उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम बनाने के लिए, स्पंजी और खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडे के अक्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने में उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग बच्चों खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। जैसे पकोड़े होते हैं, तलने वाली जितनी चीज़ें होती हैं उसमें इसका प्रयोग कर दिया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक बच्चों आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग कर लिया जाता है बच्चों। तो ये थे बच्चों अभ्यास के प्रश्न।